मुझे लगता है कि न्यूमरोलॉजी को आपको एक साइकोलॉजी की तरह लेना चाहिए। एस्ट्रोलॉजी को आप किस तरीके से देखते हैं? क्या इसमें भी एक क्रांति आने वाली है? आने वाले टाइम की सबसे बड़ी डिमांड बनने वाली है एस्ट्रोलॉजी एंड अकल्ट एजुकेशन का फील्ड। कई लोगों ने कहा है कि दक्षिण मुखी घर नहीं लेना चाहिए, कुछ लोगों का कहना है कि दक्षिण मुखी से अब कोई बात। आप क्या मानते हैं इसके बारे में? Welcome to the Change Maker Show. Change Maker Show is a platform where we connect industry leaders with our audience. We have the vision to bridge the gap. हमारी एक छोटी सी कोशिश है विकसित भारत 2047 में अपना एक छोटा सा योगदान देना। आज के एपिसोड में हम बात करेंगे एस्ट्रोलॉजी एंड न्यूमरोलॉजी के ऊपर। वी हैव द एक्सपर्ट इन द हाउस टुडे, एस्ट्रोलॉजर अश्वनी गौतम जी। अश्वनी गौतम जी ने अब तक 6000 से ऊपर स्टूडेंट्स को इसके ऊपर शिक्षा दिया है एंड ही इज़ द फाउंडर ऑफ ज्योतिष पुंज। सो इफ यू आर लुकिंग फॉर समथिंग रिलेटेड टू नंबर्स, एस्ट्रोलॉजी, वास्तु, यू आर एट द राइट प्लेस। नमस्कार अश्वनी गौतम जी, नमस्कार जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे शो द चेंज मेकर शो में। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और आपके जो दर्शक इस कार्यक्रम को आज देखेंगे उनको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं हमारी। उनके लिए बहुत कुछ आज नया आने वाला है इस कार्यक्रम के माध्यम से। बिल्कुल। आज आप हमारे साथ जुड़े हैं तो बहुत सारी बातें होंगी एस्ट्रोलॉजी के ऊपर, न्यूमरोलॉजी के ऊपर। हमारे दर्शक बहुत कुछ जान पाएंगे आज इनसे रिलेटेड। अभी तक हम कॉर्पोरेट की बातें बहुत एपिसोड में कर चुके हैं, ये हमारे लिए बिल्कुल ही अलग एपिसोड होने जा रहा है और आपकी एक्सपर्टीज़ बहुत ज़्यादा है इसमें, तो मैं उम्मीद करता हूँ और आज हमारे ऑडियंस को बहुत कुछ मिलने वाला है। सर, इसकी शुरुआत हम करना चाहेंगे आपसे एस्ट्रोलॉजी के ऊपर। आपने अपना एक चैनल भी बनाया हुआ है एस्ट्रोलॉजर अश्वनी गौतम के नाम से। एस्ट्रोलॉजी का एक्चुअल मीनिंग क्या है? व्हाट इज़ एस्ट्रोलॉजी? देखिए, एस्ट्रोलॉजी एक साइंस है जिसमें हम लोग प्लैनेट्स की जो पोजीशन है उसको रिव्यू करते हैं और उसके रिजल्ट्स हमारी ज़िंदगी में क्या आते हैं उसके ऊपर स्टडी करते हैं। हमने जब हम 8th और 10th स्टैंडर्ड में पढ़ा करते थे तो हम एस्ट्रोनॉमी पढ़ा करते थे। सूर्य की चाल इतनी है, चंद्रमा की चाल इतनी है, उनकी गति इतनी है। लेकिन यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन उसका प्रभाव हमारी ज़िंदगी के अंदर क्या पड़ा वो हमने पढ़ा ही नहीं। शायद जो लोग हमारे देश पे उस समय रूल करते थे वो चाहते ही नहीं थे। इसी वजह से हमारा देश उस समय विश्वगुरु था, है ना, क्योंकि हम लोग उसकी कैलकुलेशन करके सारे समाज, सारे संसार को हम लोग डायरेक्शन देते थे। राइट। तो हमें विश्वगुरु माना जाता था, भारत विश्वगुरु था तो हमें विश्वगुरु माना जाता था। ठीक है। अब हमारी ताकत को कैसे कम किया जा सकता था? तो उन लोगों ने जिन्होंने हम पे रूल किया उन्होंने हमारी इसी ताकत को पकड़ा और जो हमारा बेसिक थीम था उससे हमें हटा दिया। एस्ट्रोलॉजी एक बहुत बड़ी साइंस है और इस साइंस में आप ये मान के चलिए कि अगर हम इसकी प्रॉपर कैलकुलेशन करें तो हम वो कैलकुलेट कर सकते हैं जो नासा भी नहीं कर सकता। और ये सच्चाई है। जिस सूर्य ग्रहण के लिए नासा बहुत सारी कैलकुलेशंस करता है वो हमारे 90 रुपए के पंचांग के अंदर कैलकुलेट होकर मिलता है। इससे बड़ी टेक्निक और टेक्नोलॉजी आप क्या कह सकते हैं? तो एस्ट्रोलॉजी एक बहुत बड़ी साइंस है, मैं इसे साइंस मानता हूँ। बिल्कुल। आपकी जर्नी की शुरुआत कैसे हुई एस्ट्रोलॉजी में? ये मुझे बचपन से ही शौक था धर्म कर्म में, ज्योतिष में। मैं जिस परिवार से बिलोंग करता हूँ वो लोग पूजा पाठ को और इन सब चीज़ों को बहुत ज़्यादा मानते हैं। मैं जिस स्कूल में पढ़ता था उस स्कूल में हवन होता था और मुझे बोलने का शौक़ है, तो शुरू से ही मेरे टीचर्स ने मुझे उस हवन के कार्यक्रम में स्टेज पर आगे रखना और वो एक कनेक्टिविटी स्कूल लेवल से ही बनती आ रही है। फिर 2015 के अंदर कुछ ऐसा सिनेरियो बना कि मुझे इसको प्रोफेशन ही बनाना पड़ गया। 2008 में मैंने इसकी स्टडी शुरू की थी। इंडिविजुअली बड़ा शौक़ था मुझे और मैं तरह तरह एस्ट्रोलॉजर्स के पास जाता था, वहाँ से बातचीत करता था, अपने बारे में जानकारी लेने की कोशिश करता था। फिर वो शौक़ बदल गया, शौक़ बन गया। तो फिर मैंने 7-8 साल की ये जर्नी रही स्टडी की। 15 में मैंने इसको प्रॉपर प्रोफेशन बना लिया। ठीक है, 2015 से आपने इसकी शुरुआत कर दी। 2015 में मैंने अपने आप को टोटली इस फील्ड के लिए सरेंडर कर दिया एक तरह से। जी। और जैसे आपने बोला कि 2015 से आपने इसकी शुरुआत करी, तो शुरुआती दौर कैसा था? कैसे आपने इसकी शुरुआत करी? देखिए, मैं आज की बात करूं तो आज टेक्नोलॉजी का ज़माना है। तो 2015 में जब मैंने इसकी शुरुआत करी तो मैंने टेक्नोलॉजी से ही शुरू की।
मैं जो क्लासेस भी उस समय लिया करता था वो ऑनलाइन लिया करता था। अभी 2019 में तो ऑनलाइन का ट्रेंड बहुत ज़्यादा हो गया है, लेकिन उस समय मैं हैंग आउट और स्काइप पे क्लासेस लिया करता था और मुझे बहुत बेनिफिट मिला उस चीज़ का, क्योंकि टेक्नोलॉजी शुरू से ही, बल्कि इवन लोग मुझे मजाक भी करते थे कई बार, वो कहते थे कि यार जो चीज़ ऑफलाइन पढ़ने में है वो शायद ऑनलाइन में नहीं है। लेकिन अब आप देख सकते हैं कि ऑनलाइन का कितना ज़बरदस्त ट्रेंड आ चुका है कि लोग घर पे बैठ के पसंद करते हैं। तो बड़ा अच्छी जर्नी रही, लोगों ने बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दिया, और ख़ासकर जब से हमने यूट्यूब चैनल बनाया उसके बाद से तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लोगों की तरफ से रिस्पॉन्स आया है। मैं अपने दर्शकों को एक बार बताना चाहूँगा, अश्वनी गौतम जी के 2 चैनल हैं अभी यूट्यूब पे, एस्ट्रोलॉजर अश्वनी गौतम के नाम से, जिनमें इनके पास अभी 35,000 सब्सक्राइबर ऑलरेडी हमने क्रॉस कर दिया है, और ज्योतिष पुंज टीवी करके एक और चैनल है जिसमें इन्होंने 6,000 अप्रॉक्स हमने रीच कर लिया है सब्सक्राइबर में। ज्योतिष पुंज के बारे में मैं एक बार अपने ऑडियंस को डिटेल में बताना चाहूँगा सर, कि आप बताएं ज्योतिष पुंज अभी किन किन चीज़ों पे काम कर रही है और ज्योतिष पुंज क्या है। ज्योतिष पुंज हमारी एक संस्था है जिसको हमने 2020 में बनाया था, तो अभी 4था साल ज्योतिष पुंज का चल रहा है। तो जब हमने ज्योतिष पुंज बनाया था तो ज्योतिष पुंज में हमने बहुत सारी एक्टिविटीज़, क्योंकि मैं एस्ट्रोलॉजी के फील्ड में हूँ, तो जब मैं एस्ट्रोलॉजी में उतरा तो मैंने देखा कि एस्ट्रोलॉजर्स को इस फील्ड में आकर किस किस चीज़ों का सामना करना पड़ता है। अच्छा, मेरा एक नेचर कुछ इस तरह का होता है कि मैं सबको साथ लेके चलने वालों में से हूँ। तो मैंने ऑब्जर्व किया कि अगर कोई एस्ट्रोलॉजी के फील्ड में उतरता है तो उसको सबसे ज़्यादा ज़रूरत क्या है, उन चीज़ों को थीम रखते हुए हमने ज्योतिष पुंज की स्थापना की। तो हमारी जो पहली कंपनी हमने बनाई थी ज्योतिष पुंज में, ज्योतिष पुंज ग्लोबल फाउंडेशन, जो कि एक सेक्शन 8 कंपनी है, एक फाउंडेशन के तौर पर काम करती है, एक एनजीओ के तौर पर काम करती है। इसमें हमने सबसे पहला जो थीम रखा, एस्ट्रोलॉजर्स का वेलफेयर। एक्चुअली एस्ट्रोलॉजी जो है एक अनऑर्गेनाइज्ड फील्ड है, इसको ऑर्गेनाइज करने की ज़रूरत है, यहाँ पर इकट्ठा होने की ज़रूरत है, एक प्लेटफॉर्म पर आने की ज़रूरत है, ताकि एक बुलंद आवाज़ से हम एस्ट्रोलॉजी के झंडे को उठा सकें। एस्ट्रोलॉजी के बारे में लोगों के बीच में मिथ बहुत ज़्यादा है, तो उसको क्लियर करना बहुत ज़रूरी है, इसलिए सबका इकट्ठा होना ज़रूरी है। तो ज्योतिष पुंज ग्लोबल फाउंडेशन ने एस्ट्रोलॉजर्स के लिए इवेंट्स किए, उनको इकट्ठा करने का काम किया, और लोगों को साथ लेकर हमने, एस्ट्रोलॉजर्स को साथ लेकर हमने ये एक प्लेटफॉर्म जो है वो तैयार किया। फिर उसके बाद हमने ज्योतिष पुंज टीवी लॉन्च किया, जो कि एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है हमारा। एस्ट्रोलॉजर्स जब बनते हैं तो उन्हें एक प्लेटफॉर्म चाहिए जहाँ पर वो अपने आप को प्रमोट कर सकें। तो एक प्लेटफॉर्म हमने एस्ट्रोलॉजर्स के लिए बनाया, जहाँ पर हम एस्ट्रोलॉजर्स को खुलेआम आने का मौका देते हैं कि आप आइए, हमारे मंच के जरिए अपने आप को प्रमोट करिए, आपके पास जो विद्या है, आपके पास जो टैलेंट है, उसको आप दूसरों के सामने रखिए, ताकि लोगों को पता लग सके आपके बारे में, आपकी विद्या के बारे में, आपकी नॉलेज के बारे में। तो वो एक प्लेटफॉर्म हमने तैयार किया। उसके बाद हमने, क्योंकि मैं एजुकेशन से ही रहा हूँ, मैंने टीच किया है एस्ट्रोलॉजी और न्यूमरोलॉजी, तो मैंने देखा क्यों ना इसको भी एक ऑर्गेनाइज कर दिया जाए। आज बहुत सारे लोग जो हैं वो अलग अलग तरह के कोर्सेज करते हैं, फ्यूचर ढूंढते हैं कि मैं फलाना कोर्स कर लूँ और मुझे फ्यूचर मिल जाएगा, या ये कोर्स कर लूँ तो फ्यूचर मिल जाएगा, जबकि एस्ट्रोलॉजी के फील्ड के अंदर बहुत अच्छा फ्यूचर है। इन्वेस्टमेंट नहीं है, आप घर से ऑपरेट कर सकते हैं, और सबसे बड़ी बात की रिस्पेक्टफुल प्रोफेशन है। तो मैंने एक उसमें चाहता था कि इसमें एक क्रेज पैदा हो, खासकर यूथ के अंदर, लोग इसमें भी डिप्लोमा कोर्सेज करें, लोग इसमें भी स्टडी करें। तो मैंने उसके लिए ज्योतिष पुंज गुरुकुल प्राइवेट लिमिटेड की स्थापना की, जिसमें हम लोग एस्ट्रोलॉजी से जुड़े हुए बहुत सारे कोर्सेज कराते हैं, बल्कि उनको सर्टिफाइड भी करते हैं। अभी हम लोग अपना फ्रेंचाइजी मॉडल भी लेकर आ रहे हैं। उसके बाद आप एस्ट्रोलॉजर्स को पढ़ा रहे हैं, आप उनको तैयार कर रहे हैं समाज के लिए, आगे का क्या, रेवेन्यू कहाँ से जनरेट होगा, काम कहाँ से आएगा। तो उसके लिए हमने एक ऐप लॉन्च की है, ज्योतिष पुंज ऐप। इसमें एस्ट्रोलॉजर अपने आप को रजिस्टर कर सकता है, और पब्लिक उनको विजिट करती है। विजिट करने के बाद अपने पसंदीदा एस्ट्रोलॉजर से बात कर सकती है, और बात करने के बाद उनसे जो है रेवेन्यू शेयरिंग जो है वो कर सकती है किसी भी तरह का। तो उनके लिए एक सोर्स ऑफ इनकम भी जो है ज्योतिष पुंज ने बनाया। तो ये हमारे 4 प्रोजेक्ट हैं जो कि ज्योतिष पुंज इस समय लेकर चल रहा है, और हम टोटली समर्पित हैं ज्योतिष के प्रति, ज्योतिष से जुड़े हुए लोगों के प्रति, उनकी प्रमोशन के प्रति, और उनको एक अच्छा मंच, एक अच्छा सपोर्ट सिस्टम जो है वो ज्योतिष पुंज की तरफ से प्रोवाइड किया गया है। अश्वनी जी, मैं यहाँ पे एक चीज़ पूछना चाहूँगा। जैसे आपने बोला आपने अपना ऐप लॉन्च किया है अभी मार्केट में, कुछ मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा,
कुछ ऐसे मार्केट में दिग्गज बैठे हुए हैं ऑलरेडी, जिनका ऐप बहुत पुराने टाइम से चल रहा है, और सब्सक्राइबर की बात करूं या उन पे ट्रस्ट की बात करूं तो जनता का ट्रस्ट ऑलरेडी उनके ऊपर बहुत है, और वो उस एस्ट्रोलॉजी के प्लेटफॉर्म पे जाके लेट इट बी, अगर कुंडली दिखाना हो या शादी के लिए या कोई भी चीज़ें, वो प्रिडिक्शन उससे ले रहे हैं। उन पे भी सेम प्लेटफॉर्म है, उनका भी प्लेटफॉर्म है कि वो 10 रुपये या 12 रुपये या 15, डिपेंडिंग अपॉन द एस्ट्रोलॉजर, उन्होंने बना रखा है कट के हिसाब से। आपके एप्लीकेशन में और उनके एप्लीकेशन में कोई चेंज है? देखिए, चीज़ें लगभग सेम होती हैं। ठीक है, आप सर्विसेज कैसी देते हैं उस चीज़ के ऊपर डिपेंड करता है। हमारा ऐप नया है, समय तो देखिए लगता है, बिल्कुल समय लगता है, लेकिन हम किसी को अपना कॉम्पिटिटर नहीं मानते। हम सिर्फ ये कोशिश करते हैं कि हम अपनी तरफ से बेस्ट सर्विसेज, चाहे वो पब्लिक है चाहे वो एस्ट्रोलॉजर है, हम अपनी तरफ से बेस्ट सर्विसेज देंगे। हमारा कोई कॉम्पिटिटर नहीं है। समय लगेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है किसी भी तरह की, लेकिन अपनी तरफ से हमने बेस्ट चीज़ बनाई है और बेस्ट टू बेस्ट सर्विसेज देने की हम लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं। इसमें मैं एक और मिथ कह लें इसको, या फिर डार्क रियलिटी कह लूँ मैं, इस फील्ड की। कुछ टाइम पहले 2-3 ऐसे वीडियोस डाले गए हैं यूट्यूब पे एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड इन ब्रांड के ऊपर, जिसमें ये दिखाया गया है, लोगों ने एक्सपोज किया है इस चीज़ को कि कोई यूपीएससी की तैयारी कर रहे स्टूडेंट को भी उन्होंने एस्ट्रोलॉजर प्लेटफॉर्म पे ले लिया है, और जब वो फ़ोन पे कन्वर्सेशन कर रहे हैं तो उस कन्वर्सेशन में पाया गया है, एंड ऑफ द कॉल, अंतिम कॉल में उन्होंने ये क्लियर किया है कि नहीं, मैं एस्ट्रोलॉजर नहीं हूँ, मैं यूपीएससी की तैयारी कर रहा हूँ और ये मेरा पार्ट टाइम जॉब है। ऐसी कुछ घटनाएं हैं जो मार्केट को चौंका देती हैं और एक बहुत बड़ा सच लेके भी सामने आती हैं। इन चीज़ों को आप किस हद तक, किस तरीके से देखना चाहेंगे? क्योंकि एक भरोसा है जनता का, जैसे मान लीजिए मैं हूँ, आप हैं, हमने किसी पे बहुत भरोसा किया, और व्हेन इट कम्स टू एस्ट्रोलॉजी जब आती है तो वहाँ ट्रस्ट और ज़्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि ज़रूर हम आप पे भरोसा कर रहे हैं, तभी हमारी एक कोशिश है कि हम आपके टच में अपनी परेशानियाँ लेकर आ रहे हैं। उस कंडीशन में जब कोई बहुत बड़ा नाम, एक बहुत अच्छा नाम जो आपका मार्केट में बन चुका है, अगर वो ऐसे कोई कैंडिडेट जिसको एक्सपोज किया जा रहा है मार्केट में, इसके बारे में आप कुछ बताएं। देखिए, 2 चीज़ें होती हैं। पहली कि आप एस्ट्रोलॉजी को सिर्फ एक पैसा कमाने का जरिया बनाकर चल रहे हैं, और दूसरी कि आप वाकई में ज्योतिष की सेवा करते हैं। ज्योतिषपुंज, मैं किसी और के बारे में नहीं कहूँगा, मैं ज्योतिषपुंज के बारे में बात करूँगा। ज्योतिषपुंज तो सेवा के लिए उतरा है। तो कोई भी ऐसा एस्ट्रोलॉजर जो सर्टिफाइड नहीं है या जिसे नॉलेज नहीं है, वो हमारे प्लेटफॉर्म पे तो आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि बकायदा इंटरव्यूज होंगे, बकायदा उसको टेस्ट किया जाएगा। बिकॉज हम लोग आईटी सेक्टर से नहीं है, हम खुद एस्ट्रोलॉजर्स हैं, तो हम पहले वेरीफाई करते हैं वो जिस पर्सन को हम लोग लोगों की सेवा के लिए ला रहे हैं, क्या वाकई में वो सेवा करने के लायक है। अगर वो है तो वो हमारे प्लेटफॉर्म पे आपको मिलेगा, अगर नहीं है तो हमारी तरफ से पहले रिजेक्शन हो जाती है। हाँ, पैसा कमाने के लिए कोई भी जरिया, क्योंकि आपको पता है एस्ट्रोलॉजी एक ऐसा फील्ड है जिसमें सबसे ज़्यादा आज के टाइम में पैसा माना गया है। तो बहुत सारी आईटी कंपनीज लगा लीजिए या बहुत सारे ऐसे लोग लगा लीजिए, किसी पर्टिकुलर का नाम हम नहीं लेंगे क्योंकि हमारा कोई किसी से कोई वो नहीं है, लोग करते हैं, करते भी होंगे जैसा कि आपने एग्जांपल दिया उसका, लेकिन हमारे प्लेटफॉर्म पे ऐसा नहीं है। बिकॉज हम प्रॉपर सेवा करने के पर्पज से उतरे। हमारा टारगेट, जैसे मैंने आपको शुरू में ही बताया, कि एस्ट्रोलॉजी के फील्ड की सेवा करना है, एस्ट्रोलॉजर्स के लिए एक प्लेटफॉर्म तैयार करना है, ताकि हमारी ये विद्या कहीं लुप्त ना हो जाए। आज अगर एस्ट्रोलॉजर को इनकम नहीं आएगी ना, तो वो दूसरे प्रोफेशन में जाएगा ही जाएगा। और अगर एस्ट्रोलॉजर्स नहीं होंगे तो हमें जिंदगी की सही डायरेक्शन कौन देगा? फिर लोग इसको पार्ट टाइम करेंगे, राइट? तो जब इसको लोग पार्ट टाइम करेंगे तो नेचुरल सी बात है कि उनका थीम पैसा कमाना होगा, ना कि इसमें प्रॉपर तरीके से सर्व करना होगा। तो अगर वाकई में इसको एक अच्छा फील्ड बनाना है तो नेचुरल सी बात है कि एस्ट्रोलॉजर्स के लिए रेवेन्यू मॉडल होना ही चाहिए, जिसकी मैं बात हमेशा करता हूँ। तो हम तो इस चीज़ का बहुत खास ख्याल रखते हैं कि कोई भी ऐसा व्यक्ति जिसको नॉलेज नहीं है, जो सर्टिफाइड नहीं है, या जो हमारी टेस्ट एलिजिबिलिटीज पे खरा नहीं उतरता, हम उसको अपने प्लेटफॉर्म पे ना लेके आए। एस्ट्रोलॉजी की जब हम बात करते हैं, एस्ट्रोलॉजी में हमारे पास मिथ या मिसकंसेप्शन की मैं बात करूं, बहुत ज़्यादा है मार्केट में। कुछ ऐसी कहानी, क्योंकि आपने इतना लंबा समय बिताया है इसमें और आपने इस लेवल पे इसको उठाया है मार्केट में, कुछ ऐसी कहानी या कुछ ऐसा मिथ जो आप हमारे व्यूअर्स के साथ शेयर करना चाहो, जो आपकी ज़िंदगी में ऐसी कोई जर्नी हो
किसी के साथ ऐसा एक्सपीरियंस? बहुत सारे एक्सपीरियंसेस रहे हैं जी। मैं शुरू से एक बात कहता रहा हूँ कि एस्ट्रोलॉजर जो होता है ना, वो एक आपकी ज़िंदगी के रूट को स्टडी करने वाला इंसान होता है। वो आपका एक सलाहकार है। लोग अक्सर एस्ट्रोलॉजर को भगवान मान लेते हैं। ये सबसे बड़ी गलती जो है वो रहती है, और बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर्स अपने आप को भगवान शो करने की कोशिश भी करते हैं, जो कि गलत है। ज़रूरी नहीं होता कि हम जो आज कैलकुलेशन करते हैं वो बिल्कुल सही हो, ऐसा नहीं होता है, क्योंकि मैं भी इंसान हूँ और इसको स्टडी करने वाला भी इंसान है। एस्ट्रोलॉजी या आप जो भी जन्म कुंडली दिखाते हैं, जो नंबरों से आप कैलकुलेट करते हैं, वो एक नक्शा है, वो गलत नहीं है। उसको स्टडी करने वाला गलत हो सकता है, उसकी कैलकुलेशन में गलती हो सकती है, क्योंकि वो इंसान है। और अगर किसी की कैलकुलेशन गलत हो गई तो इसका मतलब ये नहीं है कि ज्योतिष गलत हो गई। मिथ ये भी आता है कि ज्योतिष गलत है, बहुत बड़ा है, लेकिन ज्योतिष बिल्कुल भी गलत नहीं है। वो एक कैलकुलेशन है, एक सटीक कैलकुलेशन है। अब उसकी सटीकता को हम किस लेवल पर जाकर कैलकुलेट करते हैं, वो बहुत बड़ा इशू है। तो ये पर्सन टू पर्सन वैरी करता है। मेरे साथ बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट हुए हैं जब लोग ये कहते हैं कि जी ऐसे हो गया, ऐसा नहीं था, ऐसे हो गया। मैं उनको साफ कहते भाई, कोई इंसान भगवान नहीं होता है। वो आप कैलकुलेट कर पा रहे हैं, उसकी कैलकुलेशन में गलती भी हो सकती है। हो सकता है कि आप जब मेरे पास कैलकुलेशन करने के लिए आए, मैं पता नहीं किस और ख्यालों में बैठा हूं, मैं वो कैलकुलेशन ना कर सकूं। तो दोनों ही चीजें हैं। आप इसको मिथ मानिए, आप इसको साइंस मानिए, जो मर्जी मानिए, लेकिन ये बहुत सटीक है। अगर कहीं गलती होती है तो कैलकुलेट करने वाले की गलती है, एस्ट्रोलॉजी की कोई गलती नहीं है इसमें। अश्वनी जी, आपने न्यूमरोलॉजी में काफ़ी काम कर रखा है, और आपके काफ़ी कितने स्टूडेंट, आपने लगभग कितने स्टूडेंट को अब तक? पिछले 10 साल में लगभग 5,500 स्टूडेंट्स के आसपास मैंने पढ़ाया है, और 10 साल की जर्नी है। और न्यूमरोलॉजी मेरी स्पेशलाइजेशन है। नंबरों के साथ खेलना मुझे बहुत अच्छा लगता है। अभी नई नई रिसर्चेज मैं नंबरों को लेकर कर रहा हूँ, जैसे एस्ट्रोलॉजी और न्यूमरोलॉजी कैलकुलेशंस आपस में कैसे काम करती हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जिस पे मैं कैलकुलेशन सभी कर रहा हूँ, दिमाग लगा रहा हूँ इस चीज़ के ऊपर। तो स्टूडेंट्स बहुत हैं, और मुझे खुशी ये होती है कि पिछले 10 साल की जर्नी के अंदर बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने इसे फुल टाइम प्रोफेशन बनाया है और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मुझे खुशी ये भी होती है कि अगर मेरा स्टूडेंट आज के टाइम में इस फील्ड में आकर रेवेन्यू जनरेट करता है अपने लिए, या क्योंकि मैं रेवेन्यू जनरेट करने को बुरा नहीं मानता। आप सेवा कर रहे हो तो कब तक चलेगी सेवा, तो वो कोई बुराई नहीं है उस चीज़ में। और अगर वो अपने लिए एक अच्छा रोजगार इसे बना पा रहा है, और इस रोजगार के जरिए लोगों को अच्छा मार्गदर्शन दे रहा है, क्योंकि ये जो फील्ड है ना, लोगों को सही गाइड करने का फील्ड है। तो अगर इसमें कोई इसको अपना प्रोफेशन बनाता है, तो मुझे लगता है कि ये एक बहुत बड़ा विषय आ जाता है। हमारे देश की सभ्यता और संस्कृति को हम लोगों के बीच में लेके जा रहे हैं, और उसके जरिए हम लोगों की सेवा कर रहे हैं एक तरह से। एस्ट्रोलॉजी और न्यूमरोलॉजी दो अलग वर्ड हैं, मैं जहाँ तक समझ पाता हूँ दो अलग मतलब भी होंगे इनके। बहुत बड़ा क्या डिफरेंस है? एस्ट्रोलॉजी क्या है, न्यूमरोलॉजी क्या है? देखिए, मैं इसमें कोई बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं मानता हूँ। दो अलग अलग सब्जेक्ट जरूर हैं। जैसे हम लोग 10th में पढ़ते थे तो एक हिंदी होती थी, एक इंग्लिश होती थी, 2 लैंग्वेजेस होती थी, ठीक है। लेकिन वो दोनों हैं तो लैंग्वेजेस ना, सेम मैथ और साइंस है ना, हिस्ट्री और जियोग्राफी। तो उसी तरह से एस्ट्रोलॉजी और न्यूमरोलॉजी, इवन मैं अब इसमें और जोड़ दूं वास्तु, मैं टैरो जोड़ देता हूं, मैं रेकी जोड़ देता हूं, ये सभी एक ही फील्ड के भाई बहन जिसे कह लीजिए, सिस्टर कंसर्न कंपनीज जिसे कह लीजिए, ऐसा भी हो सकता है। एस्ट्रोलॉजी प्लैनेटरी पोजीशंस के ऊपर बेस्ड होती है, और न्यूमरोलॉजी नंबरों के ऊपर बेस्ड होती है। लेकिन सबसे कमाल की बात है कि हर नंबर के साथ कोई ना कोई प्लैनेट जुड़ा हुआ है। तो इसी वजह से एस्ट्रोलॉजी और न्यूमरोलॉजी आपस में जुड़े हुए हैं। मेरी आजकल एक रिसर्च आ रही है जिसमें हम कैलकुलेट कर रहे हैं कि एस्ट्रोलॉजी और न्यूमरोलॉजी का आपस में संबंध क्या है। जैसे एग्जांपल देता हूँ, हमारे मान लीजिए 15 नंबर की बात करता हूँ। 15 नंबर यानी नंबर 1 सूर्य का है, 5 नंबर मरकरी का है, तो ये सूर्य और बुध की युति हो गई 15 नंबर में। मैंने अक्सर देखा है कि सूर्य और बुध की जो युति होती है, एस्ट्रोलॉजिकली देखा जाए तो बुध आदित्य योग बनता है। और जो इफेक्ट बुध आदित्य योग के किसी भी कुंडली में आते हैं, वो आपको 15 नंबर वालों की जिंदगी में मिलेंगे। अच्छा, सिर्फ नजरिया है एक समझने का।
अगर आप उस लेवल पे जाके सोचेंगे ना तो आप दोनों को मैच कर पाएंगे। मैंने बहुत चीजें ऐसी देखी हैं कि बुधादित्य योग आपकी कुंडली में है, आपको बहुत अच्छे रिजल्ट दे रहा है, और वही चीज 15 नंबर वालों को भी मिलेगी सेम। ठीक है। तो प्लैनेट्स जो हैं वो नंबरों के साथ डायरेक्टली कनेक्टेड हैं। सिर्फ ये है कि प्लैनेट्स को एस्ट्रोलॉजी में हम डायरेक्ट नजर से देखते हैं और वहां पर न्यूमरोलॉजी में हम नंबरों की नजर से देखते हैं। सिर्फ इतना एक फर्क है, इसके अलावा कोई फर्क नहीं है। तरीका अलग अलग हो सकता है। जैसे मैट्रिक में हम पढ़ा करते थे ना, तो हमें मैथ्स में थ्योरम्स करवाई जाती थी और वो कहा जाता था कि ये 2 तरीके से है। तो हम अपने सर से पूछा करते थे कौन सा तरीका यूज करें, कहते बेटा तरीका जो मर्जी यूज कर लो, रिजल्ट सही, रिजल्ट मैटर करता है, रिजल्ट सही आना चाहिए। तो आप एस्ट्रोलॉजी करिए, आप न्यूमरोलॉजी करिए, आप वास्तु करिए, टैरो करिए, कुछ करिए, इंसान की जिंदगी में जो होना है उसकी कैलकुलेशन आपकी सटीक होनी चाहिए। न्यूमरोलॉजी की बात करते हैं सर, तो फिर ऐसा आता है कि जैसे किसी का डेट ऑफ बर्थ 26 है, उन्होंने 26 ले लिया, किसी का डेट ऑफ बर्थ 8 है। अब 8 का भी मूलांक अगर मैं काउंट करूं तो 8 है, और 26 का भी मैं मूलांक काउंट करूं तो 8 है। क्या जिंदगी में डिफरेंस है अगर 8 को पैदा होने वाले इंसान और 26 को पैदा होने वाले इंसान? इसके बारे में थोड़ा आप बताएं हमारे दर्शकों को। देखिए, अक्सर ये कहा जाता है कि 8 तारीख वाले, 17 तारीख वाले या 26 तारीख वाले 3 ऐसे अलग अलग लोग हैं जिनका मूलांक सेम। मुझसे ये सवाल बहुत बार पूछा गया जब मैंने न्यूमरोलॉजी पढ़ाना शुरू किया। तो मेरे सर्कल के ही लोग कई बार मुझे पूछते हैं कि यार ऐसे कैसे हो सकता है कि 3 लोग जिनकी डेट ऑफ बर्थ अलग अलग है, सिर्फ मूलांक सेम होने की वजह से क्या उनका नेचर सेम होगा? तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता, नेचर अलग होगा, बिल्कुल अलग होगा। इसकी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। देखिए, 8 नंबर का एक बेसिक नेचर है, वो तीनों में मिलेगा आपको, लेकिन 17 में और 26 में बहुत बड़ा डिफरेंस है। क्यों? क्योंकि वो जो 8 बना है ना, वो 1 और 7 के कॉम्बिनेशन से मिलकर बना है, और उन दोनों का वो अलग वैल्यू अलग अलग है। 8 डायरेक्ट बना है शनि से और 17 बना है सूर्य और केतु से मिलकर शनि। अच्छा, इसमें फर्क है। 26 मिला है चंद्रमा और शुक्र से मिलकर शनि, तो फर्क है। तो जब हम कैलकुलेट करते हैं तो 8 के नेचर को बिल्कुल अलग तरीके से कैलकुलेट करेंगे, 17 को बिल्कुल अलग तरीके से कैलकुलेट करेंगे और 26 को बिल्कुल अलग तरीके से कैलकुलेट करेंगे, लेकिन मूलांक तीनों का सेम रहेगा। तीनों के बेसिक नेचर, बेसिक ट्रेट सेम रहेंगे, लेकिन 17 और 26 का अलग अलग इंपैक्ट उनकी जिंदगी में बहुत सारे डिफरेंसेस क्रिएट कर देता है। तो एक बहुत बड़ा कैलकुलेशन है ये। अगर आप इसको सही तरीके से सीखें न्यूमरोलॉजी को, तो ये कैलकुलेशन अगर आपको आ जाती है तो आपको बहुत अच्छे तरीके से एक इंसान, मुझे लगता है कि न्यूमरोलॉजी को आपको एक साइकोलॉजी की तरह लेना चाहिए। आपकी मेंटालिटी क्या है, आपका बिहेवियर क्या है, आप कैसा सोच सकते हैं, कैसा कहाँ तक आपका दिमाग जा सकता है, ये सारी कैलकुलेशन न्यूमरोलॉजी में होती है, वो भी नंबरों से होती है। इवन जो नंबर आप अपनी जिंदगी में यूज कर रहे हैं किसी भी तरीके से, वो भी आपकी जिंदगी में एक बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं, वो भी आपकी साइकोलॉजी को इफेक्ट डालते हैं। इसलिए मैं न्यूमरोलॉजी को सिर्फ न्यूमरोलॉजी नहीं लेता हूं, मैं न्यूमरोलॉजी को साइकोलॉजी की तरह लेके चलता हूं। ये आपकी सोच को प्रभावित करते हैं नंबर। मैं बात करता हूं सर नंबर्स की, तो एक बहुत ही कॉमन नंबर जो हर किसी की ज़िंदगी के साथ है, हमारे ऑडियंस के साथ भी है, डेट ऑफ बर्थ। डेट ऑफ बर्थ में हम दिन, महीना और साल को काउंट करके चलते हैं। जैसे मान लीजिए किसी का डेट ऑफ बर्थ हो गया 26/8/1995 या कोई भी ईयर ले लिया। इसमें किन नंबर्स की क्या वैल्यूएशन होती है, और एज आप न्यूमरोलॉजी एक्सपर्ट हैं, इसको आप किस तरीके से देखते हैं और कैसे इनकी कैलकुलेशन आप प्रेडिक्ट करते हैं? दिन के हिसाब से, महीने के हिसाब से, या कंबाइंड? देखिए, 2 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं हर एक डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग। पहली कैलकुलेशन क्या होती है कि आपकी डेट क्या है। आपकी जो डेट होती है वो आपकी साइकोलॉजी होती है। बेसिकली आप कैसे सोचते हैं, क्या आपका रवैया है, क्या आपका व्यवहार है, आपकी थॉट प्रोसेस कैसी है, आप कहाँ किस लेवल तक सोच सकते हैं, वो सिर्फ आपकी डेट है। इसको आप मूलांक भी बोलते हैं, फेस नंबर भी बोलते हैं और ड्राइवर नंबर भी बोलते हैं, अलग अलग नामों से जाना जाता है। बेसिकली ये आपकी साइकोलॉजी को रिप्रेजेंट करता है। लेकिन अगर आप अपनी डेट ऑफ बर्थ का जो पूरा है, जिसमें डेट भी आ गई, आपका मंथ भी आ गया, आपका ईयर भी हो गया, तीनों का अगर आप टोटल कर देते हैं तो वो आपकी डेस्टिनी बन जाती है। आपकी इसको हम भाग्यांक बोल देते हैं, ठीक है। अब इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है वो हमें सोचना होगा, वो हमें समझना होगा। आपकी डेट आपकी साइकोलॉजी है, आपकी सोच है, पर कोई जरूरी नहीं है कि आपकी जिंदगी में वो हो जो आपकी सोच है। एक इंसान आईएएस ऑफिसर बनना चाहता है, लेकिन वो एस्ट्रोलॉजर बन जाता है। क्यों?
क्योंकि उसकी डेस्टिनी उसको अलाउ नहीं कर रही है ना। तो जो डेस्टिनी है उसका एक बहुत बड़ा रोल है, साइकोलॉजी है उसका एक अपना रोल है। साइकोलॉजी ने आपकी सोच को रखना है। अब सोच क्या हो वो हर नंबर के ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन होगा वही जो आपकी डेस्टिनी आपसे करवाएगी जिंदगी के अंदर। इसमें मंथ का भी एक बहुत बड़ा रोल रहता है, कौन से महीने में पैदा हुए, हर महीने का अपना एक ट्रेट है, वो आपके बेसिक नेचर में आ जाता है। तो पहली बात कि आपकी साइकोलॉजी और आपकी डेस्टिनी का आपस में कंपैटिबल होना बहुत जरूरी है। अगर आप सही ट्रैक पे जाना चाहते हैं, अगर ये कंपैटिबल हैं आपस में, तो जो आप सोचते हैं वो आपकी डेस्टिनी आपको उस तरह से लेके जा सकती है। अगर ये कंपैटिबल नहीं है तो आपकी लाइफ में हर्डल्स होंगे, क्योंकि आप सोचेंगे कुछ और परमात्मा आपसे कुछ और करवाएगा, है ना। तो वहां पर भी हमें कुछ ऐसे नंबर्स को यूज करना पड़ता है जो कि इन दोनों के बीच में मित्रता करा दें, न्यूट्रल करा दें। दो दुश्मन आपस में लड़े हुए हैं और उन दोनों के बीच में कॉमन दोस्त है उनका, ठीक है, तो वो ये भूमिका निभा सकता है कि दोनों को दोबारा से इकट्ठा कर दे। इसी तरह से आपकी साइकोलॉजी और डेस्टिनी के बीच में कुछ कॉमन नंबर्स भी होते हैं जो इन दोनों को जोड़ देते हैं, इन दोनों की नेगेटिविटी को रिमूव करके कुछ फ्लेक्सिबिलिटी आपकी साइकोलॉजी की तरफ लेकर आते हैं और कुछ फ्लेक्सिबिलिटी आपकी डेस्टिनी की तरफ लेकर आते हैं। तो दोनों को जोड़कर एक ट्रैक बनाते हैं जिंदगी का। कुछ ऐसे नंबर्स भी होते हैं। सुनी जी, एक और चीज़ मैं समझना चाहूँगा यहाँ पे, बहुत इंपॉर्टेंट है, और फिर से ये क्वेश्चन ऐसा है जो आम आदमी के लिए है। जब दो लोगों की शादी हो रही होती है, क्या उन शादी के बीच में भी नंबर्स का कुछ है? क्या नंबर कैसे सर, इसके बारे में थोड़ा बताएं। इंसान आपस में जुड़ रहे हैं, ठीक है, अगर दोनों की सोच आपस में मिलती होगी तो उनकी जिंदगी का ट्रैक बहुत अच्छा चलेगा। बिल्कुल। आपकी और मेरी साइकोलॉजी ही मैच नहीं करती। यहाँ जैसे दुश्मन होते हैं ना आपस में, दो दोस्त हुए, दो दुश्मन हुए सपोज करिए, वैसे नंबर्स की भी आपस में दोस्ती दुश्मनी होती है, ठीक है। आपकी साइकोलॉजी और मेरी साइकोलॉजी मैच ही नहीं कर रही है तो हम दोनों की सारी जिंदगी नहीं बनेगी। या आपकी डेस्टिनी और मेरी डेस्टिनी मैच नहीं कर रही है तो हम लोग इकट्ठे नहीं रह पाएंगे। एक बहुत बड़ा फर्क है। जैसे एस्ट्रोलॉजी में हम लोग कुंडली मिलान करते हैं, वैसे हम लोग न्यूमेरोलॉजिकली नंबर्स का मिलान भी करते हैं कि ये बंदा जिसकी शादी इसके साथ होने जा रही है, ये इसके लिए कंपैटिबल भी है या नहीं है। सोच ही नहीं मिल रही है। जैसे सूर्य और शनि आपस में नहीं मिलते हैं इकट्ठे, आपस में दोस्त नहीं है, तो 1 और 8 वालों की कंपैटिबिलिटी हो ही नहीं सकती। बट कुछ कंडीशंस ऐसी भी आती हैं इसमें जिसमें ये दोनों कंपैटिबल भी होते हैं। कुछ पर्टिकुलर मंथ्स भी होते हैं जिसमें ये आपस में कंपैटिबल भी होते हैं। तो वो सिनेरियोज भी हमें देखना होगा। तो कंपैटिबिलिटीज तो मैच करना बहुत जरूरी होता है। और नंबरों से आप दोनों की सोच को, अब एस्ट्रोलॉजिकली जब हम गुण मिलान करते हैं ना, तो 36 में से इतने गुण मिल गए, वो क्या है, वो बेसिकली उन दोनों के गुण, धर्म और सोच को मिलाने की बात हो रही है, ठीक है। यहां पर भी नंबर्स आप दोनों की सोच को और आप दोनों की डेस्टिनी को कैसे आपस में मिलाएंगे वो हमें देखना होता है। ये बहुत जरूरी होता है। कुछ ऐसे पैरामीटर्स हैं जिस पे लोगों को ध्यान देना चाहिए बिफोर टेकिंग द डिसीजन ऑफ मैरिज? मुझे तो ये लगता है कि लोग इस पे ध्यान ना देकर किसी अच्छे एक्सपर्ट की सलाह ले लेंगे तो वो ज्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि उसकी ओपिनियन, उसका एक्सपर्टाइज जो है वो उनके लिए एक सही ट्रैक बना सकता है। हम लोग अक्सर यही गलती करते हैं। मैंने बहुत सारी चीजें देखी हैं, जब हम लोग कुंडली मिलान करते हैं तो लोगों ने खुद ही लैपटॉप के अंदर अपना लड़के का डाटा डाला, लड़की का डाटा देखा और सिंपली देख लिया कि कितने गुण मिल रहे हैं। मैंने इसमें एक और चीज मैं ऐड करना चाहूंगा। जब मैं 3-4 साइट पे देखता हूं अलग, तो वो नंबर्स भी बदल जाते हैं अलग अलग साइट पे। ऐसा कैसे हो रहा है? ऐसा नहीं होता है, लगभग सेम ही होता है। छोटी मोटी कैलकुलेशंस में फर्क हो सकता है हर सॉफ्टवेयर की अलग में, लेकिन जो मुद्दा आ रहा है कि हम कुंडली मिलान कर लेते हैं क्योंकि हमने लैपटॉप में दोनों का डाटा डाल दिया, देखा कि 36 में से 28 गुण मिल रहे हैं, 29 गुण मिल रहे हैं, तो बहुत अच्छी कुंडली मिलती है, और बाद में पता लगा जी 6 महीने में दोनों का डिवोर्स हो गया। बहुत सारी कैलकुलेशंस और भी देखनी होती। तो मेरा सजेशन ये है कि एक अच्छे एक्सपर्ट एस्ट्रोलॉजर का या एक अच्छे एक्सपर्ट न्यूमरोलॉजिस्ट की अगर आप मदद लें, ये भी आपको देखना होगा कि कौन एक्सपर्ट है, उसकी अगर आप मदद लेते हैं तो आपको एक अच्छा ट्रैक मिल सकता है उस चीज के लिए, एक अच्छा गाइडेंस मिल सकती है। इसीलिए मुझे ये महसूस होता है कि आज के टाइम में इस एजुकेशन को लेकर अवेयरनेस की जरूरत है। मैं चाहता हूं कि लगभग हर आदमी को ही सीखना चाहिए, ताकि आप किसी रॉन्ग ट्रैक पर ना जाएं। आप इसे प्रोफेशन बनाएं या ना बनाएं, लेकिन आपको इसकी नॉलेज होनी चाहिए, ताकि आप किसी और के लिए ना सही, अपने लिए तो इसको सही तरीके से करें। अश्विनी, जब हम नॉलेज की बात कर रहे हैं, जैसा आपने बोला कि इसकी नॉलेज होनी चाहिए, अगर मैं बात करूं कोई एक ऐसा इंसान जिसे अभी तक एस्ट्रोलॉजी का कुछ भी नहीं पता है,
उसने कुछ और पढ़ाई करी, उसने कोई और ज़िंदगी जी रहा है वो, अगर वो एस्ट्रोलॉजी या न्यूमरोलॉजी सीखना चाहे, ऑल्दो ये बहुत ही इट्स वेरी वास्ट टू अंडरस्टैंड, बट अगर बेसिक की भी मैं बात करूं तो क्या टाइम फ्रेम है, कितने ड्यूरेशन में वो इंसान कुछ सीख पाएगा? पहली बात तो मैं आपको बहुत क्लियर कर देता हूं कि इसकी तो कोई अंत होता ही नहीं है। ठीक है, बहुत लंबा सब्जेक्ट है, सारी ज़िंदगी भी लगे रहो। मुझे 10 साल तो पढ़ाते हुए हो गए हैं और उससे 7 साल पहले से पढ़ रहा था, तो आप इसको 17 साल की जर्नी मान लीजिए। ठीक है, मैं आज भी पढ़ रहा हूँ, आज भी सीख रहा हूँ, तो इसका कोई अंत नहीं होता। हम इसका टाइम फ्रेम सेट नहीं कर सकते, लेकिन मिनिमम आप ये मान के चलिए कि 6 महीने से साल आप मिनिमम मान के ही चलिए कि अगर आप एक कोर्स भी करें तो वो कोर्स ही कंप्लीट होता है। सारी चीज़ें आपकी प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड करती हैं। सारी चीज़ें आपकी प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड करती हैं कि आप कैसे प्रैक्टिस कर रहे हैं। आपको जो नॉलेज दी गई है, आपने कितनी गेन की है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। डिग्री लेना एक अलग बात है, लेकिन एक एमबीबीएस डॉक्टर जब डिग्री लेके निकलता है ना, तो वो एक एमबीबीएस जरूर होता है। हमारे से कोई कोर्स करके निकलता है तो एक सर्टिफाइड एस्ट्रोलॉजर जरूर होता है, लेकिन उसने उस पर काम कितना किया है, उसका एक्सपीरियंस कितना है, उसने जब तरह तरह के लोगों के ऊपर उसको अप्लाई करके देखा तो उस पर रिसर्च आगे कितनी की है उसने, वो इसके ऊपर डिपेंड करता है। तो ये टाइम फ्रेम हम इसको सेट नहीं कर सकते, ये तो आपका अनुभव है, और एस्ट्रोलॉजी अनुभव की ही बात है जी। अनुभव ही बोलता है। जितना इंसान इसमें डूबता चला जाएगा, जितना इस पे स्टडी करता चला जाएगा, उतनी ही उसकी कैलकुलेशन अच्छी होती चली जाएंगी। फ्यूचर ऑफ एस्ट्रोलॉजी, अगर मैं फ्यूचर की बात करूं आने वाले टाइम पे, जैसे काफ़ी चीज़ें बदली, अगर मैं बात करूं आज से 10 साल पहले की, आज के जनरेशन में, फिर आने वाले 10 साल में टेक्नोलॉजी ने बहुत बड़ा रूप लिया है, बहुत चीज़ें बदल गई। आज से 10 साल पहले हमें कम्युनिकेशन के लिए भी, 20 साल पहले की मैं बात करूं जब मैं बहुत छोटा हुआ करता था, हमें फ़ोन करने के लिए भी पीसीओ बूथ पे जाके नंबर डायल्स करने पड़ते थे। आज मोबाइल फ़ोन है, हर इंसान बैठे बैठे मोबाइल कर ले रहा है, फ़ोन कर रहा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज़ द नेक्स्ट जनरेशन। तो टेक्नोलॉजी इज़ रिवॉल्यूशन, बहुत स्पीड में बहुत आगे बढ़ रही है चीज़ें। एस्ट्रोलॉजी को आप किस तरीके से देखते हैं? क्या इसमें भी एक क्रांति आने वाली है? क्योंकि आज के जनरेशन में, मॉडर्न एरा में, जो मैंने फील किया है, लोगों को बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है अभी एस्ट्रोलॉजी के पीछे, ऑडियंस बढ़ चुके हैं। एक टाइम था बीच में थोड़ा कम था, बट अभी शायद डिजिटल मार्केटिंग के कारण या जो भी कह लें हम, ऑडियंस बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं। इसको आप किस तरीके से देख रहे हैं आने वाले टाइम में, फ्यूचर? देखिए, देश काल पात्र और परिस्थिति हमेशा काम करती है जी। अभी परिस्थिति की बात आ रही है जी। परिस्थिति ये कह रही है कि हमें आज की टेक्नोलॉजी के साथ चलना चाहिए। मुझे लगता है कि चीज़ें वही हैं, एस्ट्रोलॉजी में जो चीज़ें थी, जो हमारे ऋषि मुनियों ने लिखा है, चीज़ें वही हैं, लेकिन इसको एक नए तरीके से प्रेजेंट करने की ज़रूरत है। इसको सही तरीके से लोगों के सामने रखने की ज़रूरत है, क्योंकि समाज उसी चीज़ को देखता है जो समाज में चल रही होती है, तो उसको उसी तरीके से प्रेजेंट किया जाना चाहिए। अगर आज हम एस्ट्रोलॉजी को पुराने तरीके से लोगों के बीच में रखने की कोशिश करेंगे, तो शायद हमारी आज की युवा पीढ़ी उसको उस लेवल पे नहीं सोच पाएगी। उसमें कोई चेंज नहीं है, चीज़ वही है, लेकिन एक नए तरीके से, एक नई टेक्नोलॉजी से लोगों के बीच में रखने की ज़रूरत है। और मैं बार बार एक बात पे जोर देता हूं कि युवाओं को इस फील्ड में आना चाहिए जी। इससे हमारी देश की सभ्यता और संस्कृति बचेगी, बनी रहेगी। लोग हमें फॉलो करेंगे, पूरी दुनिया हमें फॉलो करेगी, क्योंकि हम पहले भी विश्वगुरु थे और आगे भी हमें विश्वगुरु ही बनना है। ठीक है, तो जब तक युवा इसके साथ नहीं जुड़ेगा ना, तब तक ये ग्रोथ नहीं करेगा। पुरानी जनरेशन के जो लोग हैं वो कब तक इसको खींचेंगे? तो युवाओं को जोड़ने के लिए हमें टेक्नोलॉजी को जोड़ना ही पड़ेगा। टेक्नोलॉजी के साथ अगर इसको प्रेजेंट किया जाएगा, चीज़ वही है, एक नए तरीके से प्रेजेंट करने की जरूरत है। तो प्रेजेंट अगर इसको किया जाता है तो एक रेवोल्यूशन वाकई में ही इसमें आने वाला है, और आने वाले टाइम की सबसे बड़ी डिमांड बनने वाली है एस्ट्रोलॉजी एंड अकल्ट एजुकेशन का फील्ड। वास्तु पे आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगा, क्योंकि कई बार मैंने इंस्टाग्राम पे भी देखे हैं, रील्स में भी, और कई ऑडियंस के भी ये क्वेश्चन होते हैं। जब वास्तु की बात होती है तो घर हो, ऑफिस हो, मकान हो, किसी भी चीज़ों पे घर के मेन गेट, मुख्य द्वार का बहुत बड़ा मायने रखता है वो। कई लोगों ने कहा है कि दक्षिण मुखी घर नहीं लेना चाहिए, कुछ लोगों का कहना है कि दक्षिण मुखी से अब कोई बात नहीं, ये एक मिथ है। कुछ लोग बताते हैं पुराने ज़माने की कहानियाँ, इनको रिलेट किया जा रहा है, 2-3 अलग अलग लोगों ने बताया। आप क्या मानते हैं इसके बारे में? देखिए, मैं एक चीज़ मानता हूँ कि हर चीज़ एक साइंटिफिक तरीके से ली जानी चाहिए जी।
दक्षिण मुखी मकान बहुत सारे लोगों को नहीं फलता है, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो दक्षिण मुखी मकान में ग्रो करते हैं, क्योंकि जो एनर्जी होती है ना वो साउथ से आती है हमेशा। ठीक है, तो इवन मेरा घर खुद का दक्षिण मुखी मकान है और मेरे फादर को दक्षिण मुखी मकान हमेशा फलता है। अच्छा। मेरे फादर ने हमेशा पैसा जनरेट किया है जब वो दक्षिण मुखी मकान में रहते हैं। तो मैं इसको मिथ नहीं मान सकता, मैं एक प्रॉपर कैलकुलेशन मानता हूँ। बहुत सारे लोग एस्ट्रोलॉजिकली हमें ये बात कंफर्म होती है कि इसको दक्षिण मुखी मकान में रहना चाहिए या नहीं रहना चाहिए। ठीक है, तो सबके लिए ये बात लागू नहीं होती कि दक्षिण मुखी मकान खराब है। बहुत सारे लोगों के लिए दक्षिण पैसा देता है, तो हम इसे खराब नहीं कह सकते। अब बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो दक्षिण दिशा का जो ऑफिस है या दक्षिण दिशा की जो दुकान है वो हमेशा चलती है जी, बिल्कुल। लेकिन हाँ लेकिन दक्षिण की अगर मैं बात करूं तो इसको आप कौन सी डायरेक्शन आपके लिए शूट कर रही है नहीं कर रही है, एस्ट्रोलॉजिकली अपनी डायरेक्शन चेक करवा के ही उसको करें तो वो ज्यादा आपके लिए फ्रूटफुल रहेगा। अब वास्तु की अगर आप बात करें तो मैं आपको एक बात बताता हूं कि ये भी एक साइंटिफिक रीजन है। पुराने समय में यह कहा जाता था कि पूर्वमुखी मकान आपको लेने चाहिए। क्यों लेने चाहिए? उसका एक रीजन है। पूर्व दिशा से सूर्य का उदय होता है, ठीक है, उसकी जो पहली किरण है वो आपके घर पे आपके आंगन में पड़ती है। ठीक है, तो हर चीज का एक साइंटिफिक रीजन है। वास्तु भी एक बहुत बड़ी साइंस है। इसकी अगर आप प्रॉपर कैलकुलेशन करवा के उसको एस्ट्रोलॉजी से कनेक्ट करवा के अगर आप वास्तु की कैलकुलेशन करवाते हैं तो आप उस अकॉर्डिंग मकान बनवाइए, आपको हमेशा फलेगा। अब ये थंब रूल अगर लगा दिया जाए कि दक्षिण मुखी मकान सबके लिए ही गलत है तो ऐसा मैं तो नहीं मानता हूं इस चीज को। मैं दक्षिण मुखी मकान में रहता हूं, मेरी फैमिली दक्षिण मुखी मकान में रहती है, हम लोग खुश हैं, कोई कमी नहीं है परमात्मा की दया से, हमें फलता है। हमने भी बहुत लोगों को देखा है वो दक्षिण मुखी में रह रहे हैं और उनका बहुत अच्छा व्यापार भी बहुत अच्छा जा रहा है और वो खुद भी बहुत अच्छा ग्रो कर रहे हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ हर देखिए देश काल पात्र और परिस्थिति की बात फिर यहाँ आ जाती है, सबके लिए अलग अलग, तो उसको कैलकुलेट करवा लीजिए, वो आपको पता लग जाएगा कि कौन सी जगह आपके लिए फ्रूटफुल है और कौन सी। तो ये थंब रूल नहीं माना जा सकता इस चीज। कुंडली की बात करते हैं सर थोड़ी सी। जब कुंडली की हम बात करते हैं आज के टाइम पे तो बहुत ही ज़्यादा ट्रेंड में है, हर लोग कुंडली मिला रहे हैं। हर लोग आज के टाइम पे जब से इंटरनेट पे आ चुकी हैं चीज़ें, वो लोग जिन्हें कुछ आइडिया नहीं है वो भी कुंडली, जैसा आपने बताया अभी कि वो जाके अपनी डेट ऑफ बर्थ डाला, अपनी डिटेल्स डाली और कुंडली निकल के आ जाता है। कुंडली में घर का, कुंडली में घर होते हैं जो आप अभी बताएंगे ऑडियंस को, घर का और उस घर में मूलांक का, नंबर्स का क्या है योग, कैसे उसको डिसाइड करते हैं? देखिए बहुत सही बात आपने पूछी। कुंडली में 12 घर होते हैं, ठीक है, उसके अंदर जो नंबर लिखे होते हैं वो मूलांक नहीं है। पहली बात तो मैं बताऊं, वो राशियों का सीक्वेंस है। मूलांक का संबंध न्यूमरोलॉजी है, तो एस्ट्रोलॉजी में मूलांक से कोई लेना देना नहीं है, किसी भी डिफरेंट हो जाता है, लेकिन वो राशियों का सीक्वेंस है। अब यहां पर क्या होता है कि हमारी जो जन्म कुंडली के अंदर 12 हाउसेस होते हैं, ये आपके जिंदगी के अलग अलग पहलुओं को दिखाते हैं। जैसे फर्स्ट हाउस आपकी बॉडी को दिखाता है, सेकंड हाउस जो है वो आपकी फैमिली को दिखाता है या आपकी सेविंग्स को दिखाता है, थर्ड हाउस आपके एफर्ट्स को दिखाता है, फोर्थ आपकी लग्जरीज को या आपकी मदर को दिखाता है, फिफ्थ आपके रिलेशनशिप्स को दिखाता है या आपके एजुकेशन को दिखाता है, सिक्स्थ आपके एनिमीज को, या आप ये कहिए कि आपके जो मेडिकल इश्यूज हैं उनको दिखाता है, सेवंथ आपका लाइफ पार्टनर है, आठवां जो घर है, 8th हाउस जो है वो आपकी आयु है, 9th आपका लक भी है, आपके फादर भी हैं, 10th आपका प्रोफेशन है, 11th आपकी इनकम है और 12th आपके जो हैं एक्सपेंसेस हैं। तो ये हमारी ज़िंदगी में जितनी भी प्रॉब्लम्स आती हैं ना, उनको 12 अलग अलग कैटेगरी में बांट दिया। वो 12 हाउसेस जो होते हैं, 12 घर जिसे आप बोल रहे हैं, वो हमारी ज़िंदगी के अलग अलग पहलुओं से जुड़े हुए हैं। अब वो पहलू को देखेगा कौन? उसके अंदर जो वो राशियां घूम रही हैं, उन राशियों के स्वामी, उनका डिपार्टमेंट वो होता है। जैसे सपोज करिए आपके लगन के अंदर सपोज करिए 9 नंबर है, ठीक है, या आपके 5वें भाव में 9 नंबर है, एग्जाम्पल कुछ भी ले सकते हैं। अब 9 नंबर मीन राशि आती है, ठीक, सॉरी धनु राशि आती है, राइट, ये फिक्स्ड है, सीरीज बनी 9 नंबर धनु राशि आती है। अब 9 नंबर धनु राशि आती है तो धनु राशि के जो लॉर्ड है वो जुपिटर है। अब आपको जिंदगी में कोई प्रॉब्लम आ जाए, सपोज करिए
आपको किसी सेक्रेटरीट में जाना है और आपका कोई काम अड़ा हुआ है, तो आप क्या करेंगे, उस सेक्रेटरीट में उस काम से रिलेटेड, आप काम के लिए कहाँ जा रहे हैं, सेक्रेटरीट में जा रहे हैं, वो घर हो गया, ठीक है। उस काम से रिलेटेड आपका जो वो पर्सन जो डिजाइंड है उसके लिए, डेजिग्नेटेड है उसके लिए, उससे जाकर मिलेंगे। अब आपको पहले वो पता करना होगा कि वो पर्सन है कौन, किससे मिलना है। तो इसी तरह से हर हाउस का एक काम फिक्स्ड है, ठीक है। उस घर में बैठी हुई राशि और उसका लॉर्ड वो पर्सन है जिससे आपको मिलना है। अब 5वें घर में अगर धनु राशि है तो संतान भाव का घर है, संतान की बात हो रही है, किसी इंसान को संतान नहीं हो रही, तो इसके लिए आपको किसको देखना है, आपको जुपिटर को देखना है, धनु राशि के लॉर्ड को देखना है। तो वहां पर जो राशियां हैं और उनके लॉर्ड हैं, उनका अलग अलग डिपार्टमेंट है, वो इस तरह की कैलकुलेशंस होती हैं। हाउसेज आर फिक्स, लेकिन उसके अंदर राशिज जो हैं वो रोटेट होती रहती हैं। तो हर राशि के लिए, हर लगन के लिए डिपार्टमेंट्स बदल जाते हैं। डिपार्टमेंट वही है, उनके उसके जो ऑफिसर्स हैं या उनके जो प्लैनेट्स हैं वो चेंज हो जाते हैं। तो अलग अलग चीज़ों के लिए अलग अलग कैलकुलेशंस इस तरह से हम लोग लेते हैं इसको। बहुत कमाल का ज्ञान आज प्राप्त हो रहा है सर आपसे बात करके बहुत कुछ सीखने को मिल रही है हमें, और डेफिनेटली हमारे ऑडियंस को भी बहुत कुछ समझ में आ रही होंगी। न्यूमरोलॉजी या फिर एस्ट्रोलॉजी की जब हम बात करते हैं तो ये बहुत ही लंबा टॉपिक है, बहुत, आप तो कई इवेंट पे आपने करवाए हैं इसके ऊपर। आप अभी ज्योतिष पुंज को अगले 5 साल में, या अपने एस्ट्रोलॉजी विद आपके नाम के साथ अश्विनी को, तो आप अपने उस यूट्यूब को या ज्योतिष पुंज को अगले 5 साल या 10 साल किस तरीके से देख रहे हैं, कैसे बढ़ाना चाह रहे हैं? मेरा शुरू से ही एक थीम रहा है कि मुझे इस फील्ड में सेवा करनी, चाहे वो मैं अपने जरिए पब्लिक की सेवा करूं, ठीक है, चाहे मैं ज्योतिष पुंज के जरिए पब्लिक की सेवा करूं या मैं एस्ट्रोलॉजर्स की सेवा करूं, किसी भी तरह सेवा करनी है, ठीक है। मैं चाहता हूं कि ज्योतिष पुंज एक ऐसा प्लेटफॉर्म बने, इंडिया के एक ऐसा प्लेटफॉर्म बने जहां पर हर एस्ट्रोलॉजर्स को आगे बढ़ने का मौका मिले, उनको हम कुछ ऐसे टेक्निक्स और चीज़ों से जोड़ सकें ताकि वो ग्रो करें, क्योंकि मैं चाहता हूं कि ये फील्ड बहुत ऊंचाई को छूना चाहिए। कारण क्या है कि यही एक ऐसा फील्ड है जो सही समय पर सही लोगों को मार्गदर्शन दे सकता है। अदरवाइज आज की इस भागदौड़ की जिंदगी के अंदर ना बहुत दुनिया परेशान है, उनको सही ट्रैक्शन देने की जरूरत है। सही डायरेक्शन अगर उनको मिल जाती है और एक सही कोच या सही गाइड अगर उनको मिल जाता है, अब सही कोच और सही गाइड को भी एक प्लेटफॉर्म चाहिए। तो मैं ज्योतिष पुंज को एक ऐसे प्लेटफॉर्म की तरह देखता हूं अगले 5 साल के अंदर कि ये इंडिया का ऐसा सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म होगा जो कि एस्ट्रोलॉजर्स की सेवा करेगा और उन एस्ट्रोलॉजर्स के माध्यम से आम जनता की भी सेवा करेगा। तो मेरा जो थीम है वो बहुत क्लियर है, मुझे सेवा करनी है, चाहे मैं अपने नाम के साथ करूं, चाहे मैं ज्योतिष पुंज के साथ करूं, एस्ट्रोलॉजर्स की सेवा करूं और एस्ट्रोलॉजर्स के जरिए हम पब्लिक की सेवा कर सकें। कमाल का काम आप कर रहे हैं सर, और जिस सेवा भावना की मन से आप कर रहे हैं वो एक कमाल की चीज़ है, जो हम लोग उस चीज़ के लिए डेफिनेटली हमारे ऑडियंस भी आपको धन्यवाद कहेंगे हमेशा ही इस चीज़ के लिए। आप देश को भी एक ऊंचाई पे ले जाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि अगर मैं बात करूं आज के युवाओं की, हर युवा मैक्सिमम जो हमारी एक कम्युनिटी है, अगर मैं मैक्सिमाइज की बात करूं तो मैक्सिमम युवा, यूथ जनरेशन ऑफ इंडिया, दे आर टारगेटिंग टुवर्ड्स आईटी या फिर इन चीज़ों की तरफ ही हैं। वो हमारी देश की सभ्यता, संस्कृति जो एक इनमें छुपा हुआ है एस्ट्रोलॉजी या न्यूमरोलॉजी के अंदर, उनसे युवा थोड़ा सा डाइवर्टेड हैं आज के टाइम पे, उधर इंटरेस्ट नहीं है। इन रिटर्न अगर मैं करियर की बात करूं, करियर मुझे एस्ट्रोलॉजी और न्यूमरोलॉजी में ज़्यादा अच्छा समझ आता है। मैं संस्कृत की ही अगर लैंग्वेज की सिर्फ बात करूं, संस्कृत एक ऐसा लैंग्वेज है जिसमें अभी के टाइम पे बहुत से कॉलेजेस में प्रोफेसर्स नहीं मिल पा रहे हैं, लेकिन लोगों ने उसको पढ़ना कम कर दिया है। रैदर लोग आज के टाइम पे 4 लाख के तादाद में इंजीनियरिंग करके निकल रहे हैं और जॉबलेस अभी भी घूम रहे हैं मार्केट में। इस चीज़ को किस तरीके से हम बढ़ा सकते हैं, और एस्ट्रोलॉजी या न्यूमरोलॉजी की मैं बात करूं इस पूरे सब्जेक्ट की, किस तरीके से ये कल की युवा पीढ़ी को बहुत अच्छा बना सकता है? देखिए, आज जो ट्रेंड है ना वो टेक्नोलॉजी का है, लोग टेक्नोलॉजी की तरफ भाग रहे हैं। आपने बोला कि इंजीनियरिंग में 10-10 लाख लोग हर साल निकल जाते हैं पूरे इंडिया से। जब तक हम टेक्नोलॉजी को नहीं पकड़ेंगे हम इसे नहीं बचा पाएंगे, क्योंकि आज का युवा उसको उसी नज़रिए से देखता है। हमें उसकी सोच को पकड़ना होगा कि युवा की सोच आज क्या कहती है। तो हमें टेक्नोलॉजिकली इस फील्ड को लोगों के सामने प्रेजेंट करना होगा। चीज़ वही है, चीज़ सबको पता है, बहुत बढ़िया है,
नॉलेज वही है, सबको पता है कि नॉलेज बहुत बढ़िया है। आज अगर युवा को नौकरी नहीं मिलती तो वो जाता कहाँ है? ज्योतिषी के पास ही जाता है। बिल्कुल जाता वो भी ज्योतिषी के पास ही है। उसको पता है कि यही हमें सही मार्गदर्शन देगा। इसी की बात अगर हम कहें तो ये जो कहेगा हमें उसी को फॉलो करना है। बिल्कुल ठीक है। तो सबसे बड़ी बात कि जब हमें पता है कि हमारा ज्योतिषी ही हमें सही मार्गदर्शन देगा, सही ट्रैक देगा, ठीक है, लेकिन उस वो ज्योतिषी होना भी तो चाहिए ना। अगर लोग सारे इसी तरफ कन्वर्ट हो गए तो आपको सही मार्गदर्शन कौन देगा? इस बात को हमारे युवाओं को भी समझना पड़ेगा कि आज के टाइम में 150 करोड़ की पॉपुलेशन और एस्ट्रोलॉजर्स नाम मात्र, कितनी बड़ी पब्लिक है। और आज के टाइम में हर इंसान बहुत परेशान है, उनको सही ट्रैक देने की जरूरत है, सही डायरेक्शन देने की जरूरत है। बस इसको सही तरीके से हमें प्रेजेंट कैसे करना है, लोगों के बीच में कैसे लेके आना है, यही थीम लेकर तो हमने ज्योतिषपुंज बनाया है। हम युवाओं के हम कॉलेजेस में जाते हैं। मैंने अभी रिसेंटली 4 सितंबर को पिछले साल कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के फिलॉसफी डिपार्टमेंट के अंदर मैंने एक वर्कशॉप ली, जिसमें मैंने साइकोलॉजिकली उनको समझाने की ये कोशिश की है कि आपके नंबर्स आपके ऊपर किस तरह से इफेक्ट करते हैं जी। और लोगों को ये बात समझ भी आती है। तो जब हमारे जैसे लोगों को इनिशिएट करना पड़ेगा कि हम सही तरीके से लोगों को गाइड करें इस फील्ड में आने के लिए, उन्हें बताएं कि जिस हिसाब से आप टेक्नोलॉजी के साथ जुड़ रहे हैं, अगर आप इस फील्ड के साथ भी जुड़ते हैं तो भी आपको जो है बहुत अच्छा सोर्स बन। सबसे बड़ी बात मैं आपको बताना चाहता हूं, सभ्यता हमारी, बिल्कुल ठीक है, कल्चर हमारा, बिल्कुल और हम ही इससे अलग हो गए। बिल्कुल जबकि फॉरेन के अंदर इन विषयों पर रिसर्च की जाती है। हाँ बिल्कुल मैं आपको एग्जांपल देता हूं। आज हम ये कहते हैं कि टैरो कार्ड्स जी। बहुत ट्रेंडिंग में है आजकल। टैरो कार्ड्स हाँ, ये कहा जाता है कि 1860 के आसपास ये यूरोप से आए थे कहीं से, ठीक है। लेकिन अगर ये 1860 में ही इसकी जन्म हुई है तो जो हमारे देश के अंदर 1860 से पहले तोता कार्ड निकालता था, वो क्या था? वो क्या था? बिल्कुल रेकी कहा जाता है जापान से आई है। और रेकी में ये कहा जाता है कि हमारे हाथ के इन पोर्स के अंदर एनर्जी होती है और हम इसी हाथ से इन पोर्स के जरिए एनर्जी बॉडी के अंदर ट्रांसफॉर्म करते हैं। बिल्कुल तो अगर ये जापान की देन है तो जो हमारे ऋषि मुनि सर पे हाथ रख के आशीर्वाद दे दिया करते थे और वो सिद्ध हो जाया करता था, तो वो क्या था? वो क्या था? ठीक है। और न्यूमरोलॉजी के अंदर भी मैं आपको बताऊं, न्यूमरोलॉजी के अंदर 16 पैटर्न आते हैं। हर कंट्री का अपना पैटर्न है। ओके और ये कहा जाता है कि न्यूमरोलॉजी भी फॉरेन की देन है। अरे भैया, अगर न्यूमरोलॉजी फॉरेन की देन है तो रावण के 10 सर कहां से कैलकुलेट हुए थे? नंबर्स, जितनी भी चीजें हैं आज के टाइम में, किसी भी चीज के बारे में आप बात कर लो, जितनी भी चीजें, सारी की सारी देन तो हमारे देश की हैं। बस ये है कि हम पाश्चात्य सभ्यता से जुड़ गए और वो हमारी सभ्यता से जुड़ गए। बिल्कुल अभी भी हमें उनका ट्रेंड पसंद आने लग गया, उनको हमारा ट्रेंड पसंद आने लग गया। तो थोड़ा सा हमें इस चीज को संभालना पड़ेगा। हमारी युवा पीढ़ी को एक नई एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ इसको प्रेजेंट करना पड़ेगा ताकि हमारी युवा पीढ़ी इसके साथ जुड़े और समझे हमारे देश की सभ्यता क्या है, हमारे देश का कल्चर क्या है। और हम विश्वगुरु थे, आज भी हैं और आने वाले समय में भी रहेंगे। सिर्फ ये है कि हमें अपनी सभ्यता को बचाना है और हमें अपनी सभ्यता को, हमारे कल्चर को, हमारे एजुकेशन को बचाना है। इसीलिए हमें एस्ट्रोलॉजी और न्यूमरोलॉजी के फील्ड से जुड़ना है, जुड़ना पड़ेगा। बिल्कुल जुड़ना पड़ेगा। और मैं आपको एक बात बताऊं, आज आप जितने मर्जी कोर्सेज कर लीजिए, बिल्कुल बहुत मारामारी है इस समय जॉब्स को लेकर और बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन अगर आप इस फील्ड में आते हैं तो मुझे ये लगता है कि आपको पैसा भी मिलेगा, जी ठीक है, आपको रिस्पेक्ट भी मिलेगा। जी क्योंकि जब आप दिल से किसी की समस्या का समाधान करेंगे ना, तो वो आपको पैसा और रिस्पेक्ट के साथ दुआ भी देगा, बिल्कुल देगा। आपको एक तरह से आशीर्वाद भी देगा। और परमात्मा भी ये देखता है कि आपने किसी की मदद की भलाई है, करी आपने किसी की भलाई की है, आपने किसी की मदद की है, आपने किसी को रास्ता दिखाया, आपने किसी को रास्ता दिखाया है ना। तो इस फील्ड को समझने की जरूरत है। इस फील्ड में सिर्फ पैसा ही नहीं है, इसमें नाम भी है और इसमें गॉड की, ऊपर वाले की ब्लेसिंग्स भी हैं। बिल्कुल आप न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है? देयर इज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन इन एवरी एक्शन। जो आप डालेंगे वही आपको रिवर्स मिलेगा। तो करिए भलाई, बिल्कुल लोगों का मार्गदर्शन कीजिए, देखिए आपके साथ जिंदगी में कितना अच्छा होता है।
और इससे बढ़िया प्रोफेशन मैंने बहुत सारे काम अपनी ज़िंदगी के अंदर किए हैं, लेकिन जब से मैं इस फील्ड के अंदर आया हूँ मैं सेटिस्फाइड हूँ। मैं एक पीस ऑफ माइंड की ज़िंदगी जीता हूँ। लोगों के लिए लोग कितना फेथ करते हैं हम लोगों के पास। जब भी ज़रा सी भी प्रॉब्लम उनकी ज़िंदगी में आती है फटाफट से फ़ोन मिलाते हैं कि सर हमें ये प्रॉब्लम आ गई। तो परमात्मा ने तो हमें चुना है ना इस चीज़ के लिए कि हम लोगों को गाइड कर सकें। हम भगवान नहीं हैं, हम भगवान नहीं हैं, लेकिन परमात्मा ने हमें एक जिम्मेवारी दी है, एक ड्यूटी दी है, तो हमें वो निभानी चाहिए। और मैं कहता हूँ ये ड्यूटी, ये जिम्मेवारी हर आदमी को नहीं मिलती है। और अगर आपको ये मौका मिल जाए कि आप इस फील्ड में आकर लोगों की सेवा कर सके तो आपको जरूर करना चाहिए, मेरा ये मानना है। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप हमारे साथ जुड़े आज। बिफोर वी एंड दिस सेशन, हम इससे पहले कि इसको रैप अप करें, आप हमारी युवा पीढ़ी, हमारे ऑडियंस के लिए एक छोटा सा संदेश। 12th करने के बाद मुझे लगता है कि आपको इस फील्ड में आना चाहिए। ठीक है, बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस इसके एजुकेशन में, जैसे कि हमने बताया कि हम ज्योतिष पुंज गुरुकुल भी लेकर आ चुके हैं, हम भी इसके एजुकेशन में उतर चुके हैं। बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस इस पे काम कर रहे हैं जो इसको एजुकेशन का दर्जा देने के ऊपर काम कर रहे हैं। और अभी तो आपको शायद पता नहीं है, एक नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आई है भारत सरकार की नई, उसमें क्लियर किया गया है। इवन कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के अंदर, मैं कुरुक्षेत्र से ही बिलोंग करता हूँ, तो कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के अंदर भी मेरी बात हो रही थी किसी से, तो स्किल एनहेंसमेंट कोर्स के तौर पर या वोकेशनल कोर्सेज के तौर पर अब ये कोर्सेज बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ के अंदर आने शुरू हो चुके हैं। और बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ ऐसे भी हैं जिनके अंदर एक ज्योतिष विभाग भी बना दिया गया है जहाँ पर ज्योतिष की प्रॉपर पढ़ाई की जाती है। और इसके अलावा कुछ प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस जैसे कि हमारा ज्योतिष पुंज गुरुकुल है, ये लोग भी इसको प्रॉपर स्टडी करवाते हैं। तो ये करना चाहिए। आप जॉब की संभावनाएं चाहे जहां मर्जी तलाश कीजिए, लेकिन मैं आपको फिर ये गारंटी दे रहा हूं कि ये एक ऐसा स्किल है जो आपको कभी भूखा नहीं मरने देगा, क्योंकि हुनर हमेशा काम आता है और ये एक बहुत बड़ा हुनर है, बहुत बड़ा हुनर है, बहुत अच्छी नॉलेज वाला हुनर है। इस हुनर को सीखने के बाद, इस चीज़ को सीखने के बाद, इस विद्या को हासिल करने के बाद आप लोगों की सेवा करके अपने लिए एक बहुत अच्छा रोजगार, अपने लिए एक बहुत अच्छा प्रोफेशन जो है वो आप बना सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप हमारे साथ जुड़े आज। बिफोर वी एंड दिस सेशन, हम इससे पहले कि इसको रैप अप करें, आप हमारी युवा पीढ़ी, हमारे ऑडियंस के लिए एक छोटा सा संदेश क्या आप कुछ देना चाहेंगे? मैं सबको, दर्शकों को यही कहना चाहूँगा कि ये फील्ड बहुत शानदार है और हमारे देश की सभ्यता और संस्कृति से जुड़ा हुआ है। सबको इसके साथ जुड़ना चाहिए, इसकी प्रॉपर एजुकेशन लेनी चाहिए, ताकि हमारे समाज में एस्ट्रोलॉजी को लेकर या अकल्ट एजुकेशन को लेकर जो मिथ हैं वो ना हो सकें, इसकी प्रॉपर जानकारी लोगों को हो। तो इसके कोर्सेज को ज्वाइन कीजिए, इसको प्रॉपर तरीके से सीखिए। नहीं आप प्रोफेशन बनाना चाहते मत बनाइए, लेकिन मैं आपको ये गारंटी ज़रूर देना चाहूँगा कि इसको सीखने के बाद आप अपनी ज़िंदगी के अंदर बहुत सारे चेंजेस खुद ही लेके आ सकते हैं। तो समाज में एक सही डायरेक्शन की, सही मार्गदर्शन की ज़रूरत है, लोगों को सही जानकारी देने की ज़रूरत है। दुनिया बहुत परेशान है, अच्छे गाइड्स की और अच्छे कोचेस की ज़रूरत है जो लोगों की साइकोलॉजी पे काम करते हुए लोगों को उनकी प्रॉब्लम से निकलने में उनकी मदद करें। तो ये एक बहुत बड़ी संभावना, क्योंकि जैसे ही हमारी भागदौड़ भरी ज़िंदगी है तो ये इस समय बहुत ज़्यादा परेशानी वाला समय लोगों के लिए चल रहा है ना। न्यूमेरोलॉजिकली तो नंबर 2 का साल चल रहा है, तो नंबर 2 तो वैसे ही बहुत स्ट्रेस देता है। तो बहुत परेशानी वाली स्थिति भागदौड़ भरी ज़िंदगी में हो रही है। सही गाइड और सही कोच समाज को प्रॉब्लम से निकालने में मदद कर सकती हैं, और वो सही गाइड और वो सही कोच आप सब भी हो सकते हैं। तो इसे करियर के तौर पे चूज़ करिए। मुझे उम्मीद है कि आपके लिए एक बहुत अच्छी करियर की संभावनाएं आपको जो हैं वो यहाँ पर मिलेंगी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस शो में आने के लिए सर, बहुत सारी बातें यहाँ पर बुलाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत सारी बातें यहाँ पर बुलाने के लिए। और आपके इस एपिसोड के माध्यम से हम पूरी कोशिश करेंगे कि आगे भी जो कुछ हमारे पास है देने के लिए हम ज़रूर दे पाएँ। बहुत बहुत धन्यवाद।